नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th जियोग्राफी का हर साल पूछे जाने वाले सवाल को। ठीक है, तो उसी पर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पहला प्रश्न पर बात करते हैं, जो हम लोगों को दिया गया है कि मानव भूगोल के अध्ययन के 3 विचारधाराओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि मानव भूगोल का जो अध्ययन के लिए जो 3 प्रकार का विचारधारा है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बताया जा रहा है निश्चयवादी विचारधारा। तो इस विचारधारा में यदि बात करें तो कह रहा है कि इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का दास है। इसके अनुसार जो है मनुष्य क्या है, तो प्रकृति और पर्यावरण का दास है, अर्थात पर्यावरण मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और पर्यावरण क्या करता है, तो मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक तथा लोगों का जीवन स्तर प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, दूसरा प्रकार का यदि विचारधारा पर बात करें तो दूसरा प्रकार का विचारधारा हम लोगों को दिया गया है संभववाद विचारधारा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इस विचारधारा के अनुसार इस विचार के विरोध स्वरूप की मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य भूगोल नेता ने एक नए विचार को संपादित किया। देखिए, संभववाद विचारधारा में यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोगों को कि इसमें मनुष्य जो है वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। जैसे कि पहला वाला में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके ठीक विपरीत ये वाला है कि मानव जो है प्रकृति का दास या प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। और मनुष्य क्या कर सकता है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकता है, प्रकृति को और पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण का दास है। ठीक है, तथा पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। ठीक है ना। अब यदि हम लोग बात करें तो नवनिश्चयवादी विचारधारा, जिसमें एक अलग प्रकार का है। ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार मानव की प्रकृति का प्रभाव सीमित है, जबकि मानव की क्रियाएं असीमित है, जिस कारण मनुष्य ने प्रकृति के प्रभाव को भी सीमित कर दिया है। इस विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पर बात करें जो कि हम लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, बस मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट और भी लाता रहूं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रवास जो है उसका प्रतिकर्ष कारक क्या है और अपकर्ष कारक क्या है, इसमें आप लोगों को अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो यदि बात करें प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में, तो पहले प्रतिकर्ष कारक में बात करते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति से परेशान होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। क्या होता है कि लोग जब परेशान होकर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक में थोड़ा सा बात करें तो कह रहा है कि अनुकूल अवसर से आकर्षित होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। तो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक को यदि बहुत आसान शब्द में बताएं तो हम लोग बता सकते हैं कि जब कुछ परेशानियों के कारण, जब दिक्कत के कारण हम किसी एक जगह को छोड़ करके जाते हैं तो उसको प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। और जब कुछ अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित होकर के हम किसी एक जगह पर जाकर के बस जाते हैं तो इसको अपकर्ष कारक कहा जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए यदि बात करें तो दोनों के लिए उदाहरण दिया गया है। तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, उस प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी, सार्वजनिक आर्थिक पिछड़ेपन, ये सब जो होगा आप लोगों का प्रतिकूल कारक का हो जाएगा। और अनुकूल कारक का आप लोग बोल सकते हो जैसे कि बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये सब जो हो जाएगा आप लोगों का अपकर्ष कारक में आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों का बहुत बार आया है। उसके बाद फिर आप लोगों का एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करें। स्थानांतरण कृषि जो है इसका भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, तो आप लोगों को आंसर में बताना है। तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत वनों को काटकर तथा जलाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है। जब एक स्थान की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनः दूसरे स्थान पर वनों को काटकर जलाया जाता है। ठीक है, और कृषि भूमि तैयार की जाती है।
स्थानांतरण कृषि में यदि बात करें तो एक जगह का भूमि मतलब एक जगह क्या किया जाता है कि वनों को काट करके उसको जला करके कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है, और जैसे ही उसकी उर्वरा क्षमता मतलब उसमें उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है तो लोग उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, इस कृषि पद्धति के कारण वन भूमि में लगातार कमी आती है, और इस कृषि पद्धति के कारण क्या हो रहा है कि वन भूमि पर जो है लगातार कमी होती जा रही है, अतः जैव विविधता में भी कमी आती है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जैव विविधता में भी कमी आ रही, और मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी आती है, तथा तापमान वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण अवनयन जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः स्थानांतरण कृषि का भविष्य के लिए जो है अच्छा नहीं है। ठीक है ना। देखिए आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों के एग्जाम में ये भी बहुत बार आता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका यदि बात करें तो एक तरफ चलवासी पशुचारण आप लोगों को लिखना है, दूसरी तरफ वाणिज्य पशुधन पालन लिखना है। और इसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें तो क्या है रहा है कि चलवासी पशुचारण में पशुपालन समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। और जबकि यदि हम लोग वाणिज्य पशुधन पालन में बात करें तो कह रहा है कि वाणिज्य पशुधन पालन में एक निश्चित समय पर विस्तृत फार्म पर किया जाता है और इसके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से ही की जाती है। मतलब इसमें एक तरीके से बोले कि एक ही स्थान पर रह करके इसमें पशु को पाला जाता है, इसमें घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यदि पूंजी के आधार पर यदि बात करें तो कह रहा है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि जबकि चलवासी पशुचारण की अपेक्षाकृत वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। मतलब इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता भी होती है, पूंजी की अधिक प्राप्ति भी होती है, दोनों ही होता है इसमें। आगे बात करें तो पशुओं की देखभाल में तो कह रहा है पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े होते हैं कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, अर्थात पशुपालन के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और इसका देखभाल के लिए जो है मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि हम लोग बात करें चलवासी पशुचारण के तरफ चौथा पॉइंट में तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलवासी पशुचारण के प्रकार में तो चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशुओं रखते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊँट हो गया, इन सभी प्रकार के जानवर को एक साथ रखते हैं। और पशुपालन में यदि बात करें तो कह रहा है पशुओं के प्रकार में तो इसमें विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। जैसे कि किसी क्षेत्र पर बकरी पाला जाता है तो ज़्यादातर बकरी ही पाला जाता है, कहीं पर भैंस तो कहीं पर भैंस ही पाला जाता है, कहीं पर मतलब जिस क्षेत्र के लिए जो अनुकूल होता है उसी प्रकार का इसमें होती है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें पांचवा पॉइंट की पशुओं के प्रजनन में तो इसमें बताया जा रहा है कि जनांकीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि हम लोग पशुधन पालन में यदि बात करें तो इसमें पशुओं के प्रजनन, जनांकीय सुधार, बीमारी पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि यह पुराने दुनिया तक ही सीमित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट, अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन, यूरोप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये सब कुछ क्षेत्र है। लेकिन इसमें यदि बात करें तो मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है इन सभी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात करें जो ये भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आया है कि धरातलीय एवं भूमिगत खनन में अंतर स्पष्ट करें कि धरातलीय खनन क्या है और भूमिगत खनन क्या है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें 1 नंबर में कह रहा है धरातलीय खनन अपेक्षाकृत आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। धरातलीय खनन जो होता है ये क्या होता है, आसान होता है, सुरक्षित होता है और सस्ता होता है भूमिगत खनन की तुलना में। और भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस खनन में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब इसकी तुलना में जो है कम होता है। और यदि इसमें बात करें तो सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों में अत्यधिक खर्च होता है, इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दुर्घटना, भूमिगत खनन में दुर्घटना की संभावना भी ज़्यादा होती है जिसके कारण ऐसा होता है। आगे बात करते कह रहे खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई पर होती है। यदि हम लोग बात करें धरातलीय खनन में तो इसमें क्या होता है कि धरातल के निकट ही कम गहराई पर ये उपलब्ध होता है। और
यदि हम लोग भूमिगत खनन पर बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि खनन काफ़ी गहराई पर होती है। इस खनन में वेधन, मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियों तथा वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप लोगों को और भी बहुत सारे अपडेट्स चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।